हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 के यानी कि क्लास 10th के साइंस का पेपर। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपके 80 मार्क्स का पेपर होता है और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले पेज में यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला पार्ट आपको दे रखा है जिसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं सेक्शन ए से। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन आपका शुरू होता है सेक्शन ए में, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, जिसमें यहाँ पर आपके टोटल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। यहाँ पर मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन जो है वो पढ़ के इसके आंसर बताऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन को यहाँ पे रीड कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर हिंदी में जो आंसर बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपका भी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अ, वाल्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। तो दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका काय में, यानी कि सेल बॉडी में। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, मानव में मस्तिष्क का कार्य है। तो यहाँ पर मस्तिष्क का कार्य हम जानते हैं, यहाँ पर इसका कार्य सोचना है, संतुलन बनाना भी है और हृदय स्पंदन करना भी है, यानी कि ऑप्शन द डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कैपिटल में 2 टाइम आर दे रखा है, फिर कैपिटल में 2 टाइम वाई दे रखा है, जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। तो इसमें यहाँ पर बताना है हमारा कौन सा लक्षण इनमें से दिखाई देगा, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से। तो चौथे का यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स, गोल पीला। यानी कि कैपिटल आर जो है वो गोल को जो है वो शो कर रहा है और वाई यहाँ पे पीला कलर जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, आपतन कोण आई का मान होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है वो हम इसका आंसर जो है ये बता सकते हैं कि इसका कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब इसका राइट आंसर होगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। तो 6 में हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, यानी कि ए, कॉर्निया जो है वो यहाँ पे हमारे किसी भी बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब बिंदुओं के बीच विभवांतर हमें बताना है। तो विभवांतर यहाँ पे कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट, यानी कि ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 8 में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि चालक तार की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ये उपयुक्त दोनों इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, संक्षारण जो है वो यहाँ पर ये प्रक्रिया कहलाती है। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, 2CH3COOH प्लस Na2CO3। ये यहाँ पर हमें दे रखा है। इन दोनों की जब हम क्रिया करवाएंगे तो हमें यहाँ पर बताना है कि उत्पादक में जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3 2CH3COONA। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं। तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, धनायन का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। तो स इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओजोन का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू हो जाता है, यानी कि दांतों का दंत जो है वो गिरना, एनिमल जो है वो खराब होना कब से शुरू हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5.5 से कम जब होता है तो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, पुंकेसर जो है, यानी कि स्टैमिन जो होता है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत चुम्बक बनाया जाता है। तो उसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी कि नर्म लोहे का विद्युत चुम्बक बनाया जाता है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय, यानी कि यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज बोला जाता है इस एंजाइम को। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड है, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन जो है, ये हमारा सबसे क्रियाशील जो है वो तत्व है। तीसरा है, मादा में अंडाशय की संख्या होती है, तो यहाँ पर एक जोड़ी होती है। चौथा, नल के जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा। इसमें यहाँ पर पूछा है जल का अपवर्तनांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.33 जो है वो इसका अपवर्तनांक होता है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम, यानी कि सीरीज में यहाँ पर जो है वो इसको जो है वो संयोजित किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है डैश कहलाते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है वो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। तो दही में उपस्थित जो अम्ल है इसका रासायनिक नाम हो जाता है आपके लैक्टिक अम्ल। तो ये यहाँ पर जो है मैं आपके लिख के दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लैक्टिक अम्ल जो है ये दही के अंदर होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र दीजिए। तो Mg और Cl2 की यहाँ पर रिएक्शन करवानी है, तो Mg प्लस Cl2, इससे जो रिएक्शन बनेगी हमारा मतलब जो प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा, वो ये होगा MgCl2। तो ये यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये क्रिया आपको यहाँ पे लिखनी थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है क्यों? तो इसमें यहाँ पर आप इसका ध्यान से सुनिएगा। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि इसमें कार्बन के मध्य कोई मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये 1 नंबर का यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ये परमाणु क्रमांक जो होता है इसका वो 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसमें यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है वो इसकी क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बहुखंडन विधि द्वारा। बहुखंडन, बहुखंडन इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा R = 2f। ये यहाँ पर जो है वो इसमें संबंध होता है। तो ये 7 तक आंसर हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा मैं यहाँ पर आपको बोल के दिखा रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, तो आप जो है उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर सकते हैं इसको। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं? तो ये यहाँ पर आपके जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखिए। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीव मृत जीवों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादकों को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आपके सेक्शन बी से। सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। इसमें यहाँ पर आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चौथा क्वेश्चन है, यौगिक X और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि यौगिक X क्या है। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा Fe2O3, इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड का। फिर पूछा है कि अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी आपके थर्मेट अभिक्रिया, यानी कि Fe2O3 की जो अभिक्रिया होती है एल्यूमिनियम से, ये जो है वो थर्मेट अभिक्रिया में आती है।
उसके बाद लिखा है इसकी अभिक्रिया लिखिए, तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया ये हो जाएगी Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम से इसकी अभिक्रिया करवानी है, तो यहाँ पे 2Al यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद जब अभिक्रिया होगी तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe, और Fe यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये Fe जो है वो लिक्विड में बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो ये पिघला हुआ मिलेगा, जिससे यहाँ पर ये बाद में उन पटरियों के बीच में पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा और अच्छे से जो पटरी है वो जुड़ जाएगी। तो ये जो है वो इसकी अभिक्रिया हो जाएगी, और ये चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है विकृत गंधिता को समझाइए, तो इसका आंसर आप ध्यान से सुनिएगा, नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम बताइए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के आपको केवल नाम बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं प्रकारात्मक समूह, उसमें यहाँ पर पहला है अल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन और चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि आपको केवल नाम यहाँ पर बताने थे, आपने चैप्टर 4 में पढ़े होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको, आप चाहें तो इसको बुक में से देख सकते हैं। बुक में यहाँ पर आपके जो पेज नंबर 80 है, चैप्टर नंबर आपके 4 का, इसमें यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक बार रीड करके दिखा देता हूँ, उससे यहाँ पर आपको जो है वो हेल्प मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है, इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। मेथेनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 88। पौधे के शरीर में पोषण कैसे प्राप्त होता है, तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप CO2 जल एवं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो इसमें यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपको ध्यान से सुनना है। ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, तो ध्यान से सुनेंगे तो आप इसको नोट कर पाएंगे। सामान्य वृद्धि विकासात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है। सामान्य वृद्धि के कारण ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि, शरीर के आकार तथा आकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं। जबकि यौन परिपक्वता में युवावस्था के परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज़ का भारी होना, नए बालों का उगना, महिलाओं में स्तन और फूलों का विकास, पुरुषों में दाढ़ी और मूछों का विकास आदि। ये यहाँ पर जो है वो अंतर यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये यहाँ पर जो है वो आपको खुद से ही करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती हैं तो उनका मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए हवा से पानी में। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो ये आपके ये वाला जो है पार्ट हवा है और ये वाला हिस्सा आ जाता है पानी में। अब जो लाइट यहाँ पे एंटर करेगी, मतलब गुजरेगी, तो उसका जो आरेख है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये जो है वो प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश जो है हम जानते हैं कि वो सीधे जाने की बजाय, यानी कि ऐसे जाने की बजाय वो कुछ मुड़ जाएगा इस तरीके से, और इसी में यहाँ पर हम बना देंगे इसका एक और पॉइंट, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं आपके अभिलंब। तो यहाँ पर ये बन गया आपके अभिलंब। उसके बाद ये जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और जो यहाँ पर किरण मुड़ जाती है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अपवर्तित किरण। तो ये यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये जो कोण है, क्योंकि ये आपतित है तो इसका जो कोण होगा इसको बोलेंगे आई, और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये होगा कोण आर। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 11 का यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा, ये आप जो है वो नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है। तो इसमें एक लाइन का आंसर है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी तथा सीधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या हैं। तो इसमें यहाँ पर 2 गुण आप लिख सकते हैं कोई भी, जैसे कि
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और दूसरा हो जाएगा सघन चुंबकीय रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को दर्शाती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 लघुपतन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी परिपथ में किसी कारणवश फेज या वह न्यूट्रल तार आपस में जुड़ जाते हैं तो धारा का मान अत्यंत बढ़ जाता है, इसे ही लघुपतन कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ सुझाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हों। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा जैसे जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग करना। दूसरा हो जाएगा प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े कागज़ के बैग का उपयोग करना प्लास्टिक के स्थान पर। उसके अलावा तीसरा हो जाएगा वर्षा जल संचयन, और चौथा हो जाएगा खाली कमरों में लाइट पंखे बंद करना। ये कुछ यहाँ पर उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में जो है वो पर्यावरण के अनुकूल हैं। फिर है सेक्शन सी में यहाँ पर आपके आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। तो पूछा जा रहा है क्या होता है जब, पहला पॉइंट है इसमें, जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट कॉपर बनता है। तो इसकी जो अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से होगी। जिंक को अभिक्रिया करवाई जा रही है कॉपर सल्फेट के विलयन से, तो इसमें जो अभिक्रिया होगी वो इस तरीके से रहेगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर इससे अलग हो जाएगा। ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया की तरह अभिक्रिया हमें दे रखी है, वही अभिक्रिया है एक्चुअली। दूसरा पॉइंट पूछा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। तो इसमें जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस बनती है। इसकी अभिक्रिया कुछ इस तरीके से रहेगी। तो जिंक प्लस H2SO4 और इसकी अभिक्रिया यहाँ पर हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी। ये यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अथवा में इसी का एक और पार्ट दे रखा है, इसका भी आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, दोनों में से वैसे कोई एक ही आंसर बताना होता है यहाँ पर, क्योंकि मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो मैं दोनों के आंसर यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो पहला पॉइंट पूछा है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसकी जो परिभाषा है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे तो जल की प्राप्ति होगी। दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर जो है वो आपको पूछी है विस्थापन अभिक्रिया। इसका उदाहरण अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो उसका था उसमें यहाँ पर आपकी अभिक्रिया भी दे रखी थी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम एक और अभिक्रिया यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि CuSO4 को अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन को Fe यानी कि आयरन से अभिक्रिया करवाएं तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, मतलब जो उत्पाद होगा वो FeSO4 और कॉपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो अभिक्रिया इसकी रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम एवं एक एक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर जो है वो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के विभिन्न भागों में सूचनाओं का संचार करते हैं। पादप हार्मोन पादप की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन आदि। तो इसमें यहाँ पर इसके कार्य भी बताने हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सिन का कार्य हो जाएगा पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि करना। फिर जिबरेलिन का कार्य हो जाएगा जड़ व तने की वृद्धि में सहायक करना और बीजों के अंकुरण में सहायक होना। तो ये यहाँ पर एक एक कार्य हो जाएंगे। फिर अथवा में इसी का एक और पार्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो अथवा में जो यहाँ पर आपकी पॉइंट है, इसमें पूछा जा रहा है मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो अग्र मस्तिष्क जो है वो इसका आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। इसके कार्य भी लिखने हैं यहाँ पे। तो प्रमस्तिष्क का कार्य होता है यहाँ पे, यह बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति तथा वाणी आदि उच्च मानसिक कार्यकलापों के केंद्र का कार्य करता है। और थैलेमस का कार्य हो जाएगा संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस का कार्य हो जाएगा ये भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। तो ये यहाँ पर जो है वो
ऑल ओवर क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है यहाँ पर आपको मेंडल के द्विसंकर संकरण के नियम को समझाइए। तो इसमें यहाँ पर आपको इसका आंसर जो है वो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है मेंडल का ये नियम, मतलब आंसर हो जाएगा ये नियम द्विसंकरण संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त उत्पादों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। अतः इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर आप मटर का जो उदाहरण है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अथवा में एक और पॉइंट इसमें पूछा जा रहा है, तो इसका यहाँ पर जो है वो हमारे पास आंसर क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसमें पूछा गया है आपसे मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। ये नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार M1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी के से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको 18 वाला पॉइंट जो है वो अच्छे से करना है तो आप जो है वो चैप्टर को जो है वो अच्छे से रीड करें तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। खैर 19 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा में मौजूद महीन कण नीले रंग को लाल रंग की तुलना में अधिक मजबूती से बिखेरते हैं। सबसे अधिक बिखरा हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और इसी वजह से हमें यहाँ पे जो आकाश का कलर है वो नीला दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है इसमें, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला इस प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष के सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष विपरीत दिशा में बनता है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंदों से बाहर निकलने वाले प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अथवा में पहला पॉइंट पूछा जा रहा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसमें आंसर होगा। दूसरा है तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। इसमें आंसर हो जाएगा तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडलीय प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा बदलती रहती है जिससे तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं या होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन डी से। सेक्शन डी में यहाँ पर जो है वो आपका पहला क्वेश्चन है, यानी कि डी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है आपके पहला, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा अम्ल की परिभाषा जो है ये होगी, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये यहाँ पे इसके पहले पॉइंट का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट पूछा जा रहा है क्या होता है जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसमें यहाँ पर आप जो है वो इसकी अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं और साथ ही इसके ही साथ इसको कैसे जो है वो नोट करा जा सकता है इसको लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिंक की अगर अभिक्रिया आप जो है वो H2SO4 के साथ में करवाएंगे
तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो इस तरीके से होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। और ये हाइड्रोजन को गैस को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। साबुन के गोल से जब इसको गुजारेंगे तो बुलबुले जो यहाँ से निकलेंगे और उसके सामने जब हम मोमबत्ती की ज्वाला यानी कि मोमबत्ती को लेके जाएंगे तो जो बुलबुले हैं वो फट फट की ध्वनि के साथ जलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। अथवा में एक और पार्ट पूछा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट है इसका, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। उसके बाद आगे बढ़ें तो दूसरा पॉइंट इसमें पूछा जा रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है ये होता है आपके CaOCl2, ये यहाँ पर जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है। और उपयोग की बात करें तो उपयोग होंगे इसके, जैसे कि कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है, जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में और न सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाइए। तो ये यहाँ पर आपको चैप्टर 5 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब अभी नई बुक के अकॉर्डिंग जो है वो चैप्टर 5 है, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 है, जैव प्रक्रम में यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको नोटिस कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं जाके, तो आप उससे चेक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा। अथवा में पूछा है पहला पॉइंट, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय से निकलता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, अमाशय में अम्ल के कोई 2 कार्य लिखो। तो इसमें यहाँ पर हम कोई 2 कार्य जो है वो ये हो सकते हैं, जैसे कि अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है और अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। और आगे ये भी पूछा है कि क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, यानी कि जो श्लेष्मा है वो यहाँ पर एंजाइम है, अगर वो नहीं निकलेगा तो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम से रक्षा करती है श्लेष्मा, तो ये नहीं होगा। ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर श्लेष्मा अगर नहीं निकलता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पेट की जो दीवारें हैं उसको जलाना शुरू कर देगा, यानी कि एसिडिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर जो है वो आप इसका क्वेश्चन जो है वो देख ही रहे हैं, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका पहला पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में पूछा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर यानी कि I का मान यहाँ पर आपको दे रखा है, I का मान है 0.5 एम्पियर। आगे क्या कह रहा है, विद्युत धारा 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। ये यहाँ पर 10 मिनट के लिए यानी कि टाइम T दे रखा है आपको 5 मिनट, इसको बदल देंगे यहाँ पे सेकंड में, तो 5 को गुणा करेंगे 60 से तो आ जाएगा 300 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड यहाँ पे समय हमें दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए, यानी कि Q बराबर जो है वो हमें मान ज्ञात करना है और Q बराबर होता है I × T यानी कि IT लिख सकते हैं। तो 0.5 को हम गुणा कर देंगे 300 से, सॉरी यहाँ पे टाइम जो है वो आपके मिस्टेक हुई है कि टाइम जो है वो आपको 10 मिनट दे रखा था, तो आपके जो टाइम है वो 600 सेकंड आएगा, ना कि 300 सेकंड। तो 600 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पर जो है वो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 कूलम, 300 कूलम यानी कि 300 C जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है वो 22 का क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद अथवा में 22 में ही एक और पॉइंट पूछा जा रहा है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है वो आपका जो आंसर होगा वो ये रहेगा, चालक का वह गुण जो उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में पूछा जा रहा है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के पदार्थ पर और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और साथ ही यहाँ पर चालक तार के तापमान पर भी यहाँ पर ये निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपका जो पेपर है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये यहाँ पर आपके पूरा साइंस का जो है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी बोर्ड के एग्जाम्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।